Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we will discuss about chapter number 8 English Pedagogy, Diagnostic Test and Remedial Teaching. आज हम लोग Remedial Teaching और Diagnostic Test के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की क्लास है क्योंकि Remedial Teaching से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज Remedial Teaching और आप बच्चों को कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या है इसके, क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, क्या इसकी मेरिट्स हैं। तो इन सब क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे रिमेडियल टीचिंग से पहले जो आती है प्रोसेस वो होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट की। रिमेडियल टीचिंग बाद में होती है, पहले होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले समस्या का निदान किया जाता है, निदान का मतलब पहचान की जाती है, बाद में किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, बाद में होती है रिमेडियल टीचिंग। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। चैप्टर नंबर 8 डायग्नोस्टिक टेस्ट। व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या होता है जानते हैं। Diagnostic test provide a detailed picture of strength and weakness in the areas of pupils learning। अब कोई बच्चा है, कौन कौन से इसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, कहाँ पर उसकी वीकनेस है, इन सब के बारे में हमको कैसे पता चलेगा। इन सब के बारे में हमें उसका जो हम टेस्ट लेंगे उस टेस्ट से पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे के जो ये पॉइंट्स वीक हैं, यहाँ पर बच्चा लैग कर रहा है और यहाँ पर बच्चा जो है वो हमारा स्ट्रांग है। उसी प्रकार से आगे की हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। दीज टेस्ट आर इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइंड आउट गैप्स इन लर्निंग। सर्किल कर लो गैप्स। इसका एम क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का एम होता है बच्चे की लर्निंग, जो सीख रहा है उसमें कमी कहाँ पर, उसमें गैप कहाँ पर, डिफरेंस कहाँ पर, उस चीज को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये तो हमारा एम हो गया किसका, डायग्नोस्टिक टेस्ट का। अब एडवांटेज क्या है डीटी के, डीटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है डायग्नोस्टिक टेस्ट को। फायदा क्या क्या होते हैं, क्यों करते हैं, देखते हैं। आइडेंटिफाई द काज ऑफ स्लो प्रोग्रेस अमंग पपिल्स। पपिल्स माने शिष्य होता है, स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स के बीच उनकी जो स्लो प्रोग्रेस है, क्यों उनकी स्लो प्रोग्रेस है, इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, व्हाई दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग। तो इन चीज को हम फाइंड आउट करते हैं। लोकेट स्पेसिफिक वीकनेस इन एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स। उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स में जो है उनकी वीकनेस को फाइंड आउट करना। सब है सभी में इसका जो हमारा पर्पज जो रहेगा वो वीकनेसेस जो होती है उनको हम फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे। प्रोवाइड प्रॉपर फीडबैक फॉर टू पपिल्स। जो हमने पता कर लिया इसकी मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ पर, फिर हमने इसकी रिमेडियल टीचिंग कर दी, तो हमें क्या फायदा हुआ, एडवांटेज। और इससे हम फीडबैक भी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। प्लेस द पपिल्स प्रॉपरली इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश को हाईलाइट किया है। तो पपिल प्रॉपरली, बच्चों की जो प्रॉपर लर्निंग हो वो हो सके, प्रोसेस कंटिन्यू वर्क कर सके, इसलिए हम इसको करते हैं। ये हमारा एक, ये भी हमारा एक एडवांटेज है। हैजन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है। मॉडिफाई एंड एडजस्ट मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। जो बच्चा जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड हम करा रहे हैं, सीख रहा है, उसके लिए हमको किस किस चीज़ को चेंज करना चाहिए, कहाँ पर हमको एडजस्टमेंट करना चाहिए। कुल मिला के हमें अपने बच्चे को अच्छे प्रकार से सिखाना है, उसकी लर्निंग को जो है बूस्ट करना है, इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो चीज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट उसका लेंगे। इस डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है पहचान करना, ठीक है, डायग्नोसिस करना। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षा। अब प्रोसीजर टू फ्रेम डीटी। अब हम कैसे करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस इनटू कंपोनेंट सब स्किल्स, ओके। डेवलपिंग टेस्ट फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट स्किल्स। जो भी प्रत्येक स्किल है उसके लिए अलग अलग से हम जो क्या है टेस्ट को डेवलप करेंगे, बनाएंगे। जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स आर प्रिपेयर्ड। जनरली ये देखा जाता है कि बच्चों के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो
रखा जाता है, जिससे हम उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान सकें। अब आगे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम करेंगे कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट को, बस इतना ही बड़ा चैप्टर है ये वाला। इसके आगे है रिमेडियल टीचिंग, ठीक है, तो कर लेते हैं। इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कंटेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। पर्पज ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी क्लेरिफाइड टू द पपल्स, ठीक है, पहले से क्लेरिफाइड होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू पपल्स, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द मेथड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन शुड बी गिवन। आंसर द क्वेश्चन, हाँ ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर हमको फोकस करना है कि जो बच्चे ने आंसर किया है वो कितना सही है, प्रॉपर है। टाइम लिमिट, सबसे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में टाइम की लिमिटेशन कोई भी नहीं होती है। करने पर फोकस दिया जाता है कि बच्चा करे आराम से। जनरली नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट सो दैट ईच पीपल वर्क एट हिच ओन। चाहे वो 4 घंटे में कर पाए, चाहे वो 2 घंटे में कर पाए, चाहे वो 1 घंटे में, उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तभी तो हम उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस को रियल में पता कर पाएंगे। जो हमारे टाइम बाउंड पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसमें क्या सभी को 2 घंटे में करना है तो करना है, 3 घंटे में करना है तो करना है। लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट में टाइम बाउंड नहीं होता, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा यहाँ से कि जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसमें टाइम लिमिट होती है कि नहीं होती, तो उसमें टाइम लिमिट नहीं होती है, ठीक है। प्लीज कीप इन माइंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आवर चैप्टर फर्स्ट is completed diagnostic test related. Okay, next we move forward remedial teaching. This is vast than DT. DT means diagnostic test. What is remedial teaching? अब हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट तो बच्चे का कर लिया, मतलब निदान तो कर लिया कि बच्चे के प्रॉब्लम कहाँ, अब हम उसके ऊपर सोल्यूशन भी तो करेंगे, समस्या का समाधान भी तो करेंगे, उपचार भी तो करेंगे, तो इसे ही हम कहते हैं रिमेडियल टीचिंग। अब क्या है आरटी, शॉर्ट में इसको आरटी लिखते हैं, मीनिंग टू रेक्टिफाई, इम्प्रूव और करेक्ट समथिंग, किसी चीज को ठीक करना, किसी चीज को ठीक करना या सही करना, इसको हम क्या कहते हैं, रिमेडियल टीचिंग। नीड फॉर आरटी, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई रिमेडियल टीचिंग की, देखते हैं। आरटी मीन्स टू ऑफर हेल्प टू पीपल हु नीड पेडागोजिकल डिडक्टिक असिस्टेंस, अच्छा बच्चों की हेल्प करने के लिए, ठीक बात है। दीज पीपल्स ऑफन फंक्शन एट ए लोअर देन एवरेज लेवल बिकॉज ऑफ, अब जो बच्चे जो होते हैं लोअर हैं देन एवरेज, जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनसे भी लोअर स्टूडेंट है, तो उनकी हेल्प को करने के लिए हम रिमेडियल टीचिंग को करते हैं। अब बच्चों की लोअर परफॉर्मेंस क्यों होती है, इसके ऊपर भी हम जो पॉइंट्स हैं इनको पढ़ लेते हैं। एक स्टूडेंट गिफ्टेड है, एक टैलेंटेड है, एक एवरेज है, एक लोअर, तो लोअर होने के पीछे क्या क्या कारण है उन पर हम बात कर लेते हैं। क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं, पुअर मेमोरी, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रक्शन, पुअर कंप्रिहेंसिव पावर, हो सकता है उसकी कंप्रिहेंसिव पावर कमजोर, कंप्रिहेंसिव का मतलब है कंप्रिहेंड करना, चीज़ों को समझने की पावर कमजोर होने के कारण वो पढ़ने में वीक हो सकता है। लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, उसका हो सकता है जो मोटिवेशन है वो कम हो, इंट्रांसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन भी हो सकता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इफ यू हैव लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस देयर इज नो सेल्वेशन और एटसेट्रा फॉर यू, तब आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं है अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं। मिक्स थिंग्स अप इजीली, ऐसा तो नहीं आप पढ़ते लिखते तो बहुत है, बाद में चीज़ें मिक्सअप कर हो जाती हैं, कुछ का पढ़ा हुआ किसी में लगा देते हैं, किसी का पढ़ा हुआ कहीं पर हम मैथ को साइंस में लगा देते हैं, साइंस को हिस्ट्री में लगा देते हैं, तो आप मिक्स अप चीज़ें कर देते हैं, हो सकता है इसलिए आप कमज़ोर रह गए पढ़ने में, लोअर आपकी परफॉर्मेंस। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, ओके, फेल टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, अब हो सकता है आपकी ग्रास्पिंग पावर कम हो, मतलब सोचने समझने की क्षमता कम हो, आप चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प ना कर पाते हो, पकड़ ना पाते हो।
डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, हो सकता है आप जो है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं उनको ना वो अच्छे से समझ पाता हो, इसलिए उसकी वीकनेस हो। नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट और टास्क, उस बच्चे को जो असाइनमेंट है या कोई भी टास्क है उसको करने के लिए अधिक टाइम की आवश्यकता है होती है। तो ये कारण है, ये किसके कारण है, एक बच्चा की लोअर परफॉर्मेंस क्यों रहती है, क्या उसके पीछे कारण है, तो उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली। चलिए अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर, प्लीज बिलीव मी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटी। अब रिमेंडर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द एम ऑफ आरटी इज टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल्स हु ले फॉर बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन देयर परफॉर्मेंस, मतलब उन बच्चों की हेल्प करना जो अपने साथियों से काउंटर पार्ट से परफॉर्मेंस में पीछे रह जाते हैं या लैग करते हैं, उनकी हेल्प करना। ये तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। आरटी का सेकंड क्या है? इट्स एम टू develop positive attitudes and values as well as prepare them for future studies and career by developing generic skills। कौन कौन सी होती? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ओके, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ बीइंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम बच्चों में क्या क्या चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं? उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट आवर एम्स, और उनमें वैल्यूज का डेवलपमेंट हो। कौन कौन सी स्किल्स उनमें मेनली डेवलप हमारे करने का एम है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ बीइंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वो आईटी का जो है अच्छे से यूज कर सके अपने पर्पज के लिए। एक तो इन चीज़ों को डेवलप करना हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। These skills enable the learners to deal effectively with everyday demands and challenge, जिससे कि जो बच्चा है वो एवरीडे लाइफ की जो चैलेंज हैं, मतलब डेली लाइफ की जो चैलेंज है उनको वो फेस कर सके। हम बच्चे को इस प्रकार से डेवलप करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है किसका? आरटी का, रिमेडियल टीचिंग का। इसीलिए तो हम रिमेडियल टीचिंग को प्रोवाइड कराते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ केवल पढ़ने वाली है, आपको समझना है, ठीक है, ये मत समझना कि इतना लेंथी ज़्यादा लिख रखा है ये क्या सब लर्न करना है, लर्न नहीं करना, आपको समझ लेना है एक बार चीज़ों को, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बस आराम से इन चीज़ों को समझिए, समझने पर ध्यान दीजिए। अब एडवांटेज ऑफ आरटी, अब इसके एडवांटेज क्या है रिमेडियल टीचिंग के? इट फिल्स द गैप ऑफ लर्निंग, ठीक है, जो भी बच्चों के पढ़ने लिखने में कमजोरी रह जाती है, कमी रह जाती है, उसको हम पूरा कर सकते हैं इसके द्वारा। तभी तो रिमेडियल टीचिंग देते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर री इन्फोर्समेंट, इससे बच्चों को री इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड कराते हैं। इट रेक्टिफाई द कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन मिसअंडरस्टूड, अगर बच्चे ने कोई कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टूड कर लिया, गलत प्रकार से समझ लिया है, तो हम उसको क्लेरिफिकेशन देते हैं कि इसकी सही क्या होगा, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो उस चीज़ को हमें को सिखाना ये भी हमारा क्या है, ये रिमेडियल टीचिंग का एडवांटेज है। इट प्रोवाइड्स करेक्ट एंड नेसेसरी फाउंडेशन विच इज यूजफुल फॉर फ्यूचर लर्निंग, इससे हम बच्चे को सही और क्या आवश्यक है फाउंडेशनल मेन चीज़ें, उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। इट डेवलप होमोजेनिटी इन द क्लास बाय प्रमोटिंग द अंडर अचीवर टू पुट इन मोर इफर्ट, ठीक है। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम, सिमिलरिटी, होमो। अब कुछ बच्चे जो है यहाँ पर हैं, लोअर है, कुछ मीडियम है, कुछ हाइयर है, तो रिमेडियल टीचिंग हम इनको देंगे जिससे जे भी इनकी लाइन में आ जाए, जे भी बराबर हो जाए, जो वीक स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, उनको हम रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराएंगे, जिससे वो भी जो है अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, अपने जो साथी है उनके समान ही वो भी होशियार हो जाए, वो भी मतलब इंटेलिजेंट हो जाए। एक तो हमारा ये एडवांटेज है आरटी का, रिमेडियल टीचिंग का। अब आप स्ट्रेटजी कौन कौन सी अप्लाई करेंगे?
स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस कर लीजिए। स्ट्रेटजीज ऑफ रिमीडियल टीचिंग। हो सकता है आपको लगता हो कि सर इतना पढ़ना नहीं है, आपको एक बार समझना है, 2 एक बार बस क्वेश्चन हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेटजीज ऑफ रिमीडियल टीचिंग, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए चलाए जाने चाहिए। इसका एम क्या रहेगा। इट एम्स टू रीइंफोर्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, बच्चों की फाउंडेशन, बिल्कुल जड़ को मजबूत करना। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यह चलाया जा रहा है, ठीक है, एनपी 2020 के अंदर। इसीलिए फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी हेल्प पीपल्स ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टीज, डेवलप देयर पोटेंशियल, जिससे बच्चों का जो है पोटेंशियल डेवलप हो पाए और वो चीज़ों को ओवरकम कर पाए। इट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये अपने आप में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको समाहित करते हैं। कौन। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। लर्निंग स्टेप्स एक्टिविटी रिव्यूज, हमको कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन सा हमको रिव्यू लेना है बच्चों का, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पढ़ाना है, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, आईईपी के अंतर्गत आ जाता है। इफ नेसेसरी रिमेडियल टीचर्स, अदर टीचर्स, पेरेंट्स, अदर प्रोफेशनल्स एंड पीपल्स कैन पार्टिसिपेट इन डिजाइनिंग द प्रोग्राम, इसमें हम किस किस की मदद ले सकते हैं। देखिए, प्रोफेशनल्स की ले सकते हैं, जो टीचर होते हैं उपचारात्मक शिक्षण लेने वाले देने वाले, हम इनकी मदद ले सकते हैं, जिससे हम बच्चों के लिए स्पेसिफिक रूप से प्लान कर पाएँ अपने बच्चों को इंडिविजुअल उनकी हेल्प को करने के लिए। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्ट्रेटजी होगी। सेकेंड स्ट्रेटजी क्या है, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम क्या है, रिमेडियल परफॉर्मेटल सर्टेन सब्जेक्ट टू बिकम लिटिल टीचर्स, सर्किल कर लो। These little teachers can help their peers with learning difficulties in group teaching and self-study session। इसका मतलब ये है, एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे रिमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है। अब मेरे जो 7 वाले बच्चे हैं उनको सर ने ट्रेनेड कर दिया, वो ज़्यादा होशियार है हमसे, ठीक है, तो वो क्या, मैं उनसे सीख सकता हूँ, वो हमें सिखा सकते हैं, अच्छे प्रकार से कोई कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो लिटिल टीचर्स हैं, तो मेरे साथ वाले ही, ठीक है, तो मेरे पीयर ही, समूह के ही है, लेकिन वो जो है वो हमको सिखा सकते हैं, तो वो लिटिल टीचर्स हो गए। इससे भी बच्चे बहुत सीखते हैं कि सर जी ने जो सिखाया वो नहीं सीखते हैं, लेकिन अगर साथ वाला कोई बता देता है तो उस चीज़ को जल्दी वो समझ जाते हैं, सीख लेते हैं। इसको हम कहते हैं पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। रिवार्ड स्कीम क्या है, इट एम्स एट गाइडिंग पीपल्स टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स। अब बच्चों के लिए मैंने एक रिवार्ड दे देंगे हम कुछ कि हाँ अगर तुम ये करोगे तो हम तुमको ये चीज़ प्रोवाइड करा देंगे, या अगर फर्स्ट लेके आओगे तो हम तुमको ये प्राइज देंगे या गिफ्ट दे देंगे। तो हम बच्चों में क्या कर रहे हैं, हम बच्चों से कह रहे हैं कि अपने खुद के ऑब्जेक्टिव बनाओ, प्लान करो, फिर उनके ऊपर तुम काम करो, बस आपकी जो लर्निंग गैप है वो दूर होना चाहिए। It develops interest in learning and to gain a sense of satisfaction। इससे क्या होगा, बच्चों में खुद का सेंस रहेगा कि ये मैंने ही ऑब्जेक्टिव है, मेरा ही ऑब्जेक्टिव, इट इज माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव और मेरा ही प्लान किया हुआ है। और जो बच्चे अपने आप से स्वयं से काम करते हैं उसमें बच्चों को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। नोट फॉर रिमेडियल टीचर्स। अब रिमेडियल टीचर्स के लिए क्या है, सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट्स, स्कोर इन डिक्टेशन। अब अगर रिमीडियल टीचर कोई है तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने जो क्लियर कट इस जो टारगेट है उनको करना चाहिए कि मुझको क्या अचीव करना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये हमारी कौन सी स्कीम होगी, ये हमारी रिवार्ड स्कीम होगी। वैसे जनरली ये स्कीमें पूछी नहीं जाती हैं, बस पढ़ लीजिए, जिससे से आपके अंदर एक स्कीमा डेवलप हो जाए कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ रखा है और मैं इसको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए मैं इसको इनकाउंटर इजीली वे में कर सकता हूँ। आगे क्या है, गिव डाइवर्सिफाइड रिवार्ड्स, वर्बल कमेंडेशन एंड प्राइज, ठीक है, बच्चों को प्राइज वगैरह देने की बात हो रही है। तो ये तो 3 हमारी रिमेडियल टीचिंग के लिए स्ट्रेटजीज हो गई।
अब प्रोसीजर बस इतना ही है, ठीक है, इसके बाद कंप्लीटेड है। प्रोसीजर फॉर रिमेडियल टीचिंग, अब प्रोसीजर हम क्या अपनाएंगे, कैसे हम बच्चों को रिमेडियल टीचिंग देंगे, आरटी कैसे बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडर अचीवर्स। तो सबसे पहले तो छांट लो, सीग्रेशन कर लो कि कौन कौन से हमारे ऐसे बच्चे हैं मेरी क्लास में, 40 क्लास की स्टूडेंट में, ऐसे अगर हमने 10 बच्चे को छांट लिया, ठीक है, ये बच्चे हमारे अंडर अचीवर्स हैं, इनका स्कोर कम रहता है, तभी तो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। लर्निंग पपल्स हु कमिट सिमिलर एरर्स कैन बी ग्रुप टुगेदर एंड देयर एरियाज ऑफ डिफिकल्टी शुड बी आइडेंटिफाइड। अब 10 स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, सॉर्ट आउट कर लिए। अब 10 में से जरूरी नहीं कि 10 को सेम टॉपिक पर ही प्रॉब्लम हो सकता है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हों जिनको मैथ में प्रॉब्लम हो, 3 ऐसे स्टूडेंट हो जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो, तो इनके ग्रुप बना लो कि ये भाई मैथ के हैं, ये हिंदी के हैं, ये इंग्लिश है, इनको इसमें एरर्स आती है, इनको प्रॉब्लम है, तो उनको हम उसी प्रकार से उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे, उन्हें उसी प्रकार से उनको आरटी प्रोवाइड कराएंगे, रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड कराएंगे। आगे क्या है, सेकेंड, क्यूरिकुलम अडेप्टेशन। टीचिंग शुड नॉट बी डायरेक्टेड बाय टेक्स्ट बुक विच शुड नॉट बी टेकन एज द स्कूल क्यूरिकुलम। नो नीड टू कवर ऑल द कंटेंट्स इन द टेक्स्ट बुक। क्यूरिकुलम अडेप्टेशन का मतलब यह है कि केवल आपकी जो टीचिंग है वो केवल टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ही होकर ना रह जाए, ठीक है, प्लीज गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से परे जाकर भी सोचना है, वो भी करना है। और ऐसा मत करो कि हम सब कुछ बच्चे को पढ़ा दें, सब कुछ टेक्स्ट बुक में रख दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चों की डायरेक्ट रियल लाइफ से कनेक्टेड है, पहले उसको पढ़ाइए। तो इस प्रकार का आपको क्यूरिकुलम को डिजाइन करना, ना कि उसमें सब कुछ हमको भरना है। थर्ड देखते हैं हम क्या है, फार्मूलेशन ऑफ टीचिंग प्लान। अब हमको अपने टीचिंग प्लान को भी बनाना है। सेटिंग अप टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स विच आर इजी टू अचीव। अब ऐसे आप जो बनाइए टीचिंग प्लान जिनको इजी हो टास्क को अचीव करना। फार्मूलेशन ऑफ प्रैक्टिकल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट मीट द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वीकनेस ऑफ अपील्स। जिससे बच्चों की हम जो है वीकनेस के बारे में जान सकें, किस प्रकार के हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जिससे हम लर्निंग की जो उनकी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकें। लर्निंग आइटम शुड बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पर बच्चों की हमको हेल्प करनी चाहिए, इसलिए हमको प्लानिंग करनी चाहिए। इस प्रकार से हमको बच्चों को आरटी को प्रोवाइड कराना है, रिमेडियल टीचिंग। तो ये तो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ क्या है, इस क्लास में इतना कंटेंट मैंने दे दिया है आपको, इसमें से बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सेटिंग अप लर्निंग इन्वायरमेंट। अब हमारे जो सीखने के लिए इन्वायरमेंट भी को भी जो है सेट करना है, फाइंड आउट करना अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। द लर्निंग इन्वायरमेंट शुड बी डिजाइनेड टू सपोर्ट रिमेडियल टीचिंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल फॉर्मिंग ए सर्किल है, हैंड होल्डिंग डिस्कशन है, मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप शुड सिट टुगेदर। मतलब बच्चों को जैसे ग्रुप में सर्किल में बना के बैठा दिया कि ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ठीक है, या जो पीयर वाले हैं बच्चों सेम ग्रुप के, उनसे कहा दिया कि आप लोग जो है कोई भी एक्टिविटी करिए, तो जिससे क्या हो लर्निंग बाय डूइंग करके वे एक दूसरे से सीख सकें। बच्चों के एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को डेवलप करना। कंड्यूसिव का मतलब होता है जो सपोर्टिव हो, जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। फिफ्थ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक स्किल्स। जेनेरिक स्किल्स इनके बारे में हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जेनेरिक का मतलब होता है मेन, फिक्स। डेवलप गुड लर्निंग स्किल्स। कौन कौन सी लर्निंग स्किल्स आपको बच्चे में डेवलप करनी है, एटीट्यूड्स, सेल्फ लर्निंग स्किल्स, बच्चे सेल्फ से पढ़ने की कोशिश करें, एंड एबिलिटीज। पपल्स शुड बी टॉट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय डिफरेंट मेथड्स एंड टूल्स। जिससे बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से और टूल्स को अप्लाई करके सॉल्व कर सके। तो हमें बच्चे में जो है जेनेरिक स्किल्स जो मैंने अभी टॉक अबाउट किया उसके बारे में को डेवलप करनी है।
गुड यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल्स एक्टिविटीज है, हमको जो टीचिंग मटेरियल वो अच्छे प्रकार से यूज करना है, वो अच्छा यूज करना है। टीचिंग एड्स क्या क्या हो सकती है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, मॉडल्स हैं, वर्ड कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, मल्टीमीडिया है, कैन बी यूज, इन सब का हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, टीएलएम के लिए। और इसी को हाँ रियलिया का भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमने टीएलएम पढ़ा था उसमें हमने रियलिया को पढ़ा था, तो हम रियलिया का भी यूज कर सकते हैं। रियलिया को पढ़ने के लिए उस वीडियो को देख लें टीएलएम वाले को, इससे हमकी समझ में आ जाएगा। होमवर्क पॉलिसीज, अब आप होमवर्क किस प्रकार से दे रहे हैं, HW शुड बी रेगुलरली रिव्यूड, अब आपने होमवर्क तो दिया उसको रिव्यू भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए। एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ HW शुड बी गिवन, ऐसा नहीं है थर्ड क्लास के बच्चे को बहुत ज़्यादा तुमने डॉट ऑफ होमवर्क दे दिया, ऐसा नहीं है, उस बच्चे के लेवल के हिसाब से हमको होमवर्क को देना है। HW शुड बी ऑफ ग्रेट वेराइटी, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हमको HW देना है, ऐसा नहीं है केवल एक टॉपिक को पकड़ लिया केवल उसी टॉपिक पर हम HW दिए जा रहे हैं, नहीं, सभी टॉपिक हैं तो सभी को हमको पढ़ाना है, सभी से हमको रिलेटेड जो है होमवर्क देना है। HW कैन बी यूज्ड एज ए टूल फॉर इवेल्युएशन, फिर हमें HW से बच्चों का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अब लास्ट क्या है हमारा, बिहेवियरल ट्रीटमेंट, बिहेवियरल ट्रीटमेंट देख लीजिए, ये सब याद नहीं करने हैं आपको, बस पढ़ लीजिए। पपीज शुड बी ट्रीटेड सिंपैथेटिकली, अब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कुछ सिंपैथाइज रहिए, ठीक है, सिंपैथी रखिए, जिससे बच्चे आपसे इमोशनली कनेक्ट हो पाए। परफॉर्मेंस ऑफ द पपल्स एंड देयर बिहेवियर इन ग्रुप्स शुड बी क्लोजली ऑब्जर्वेड, ओके। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शुड बी गिवन टू देयर गुड बिहेवियर, अगर वो बच्चे अच्छा काम करते हैं, अच्छा बिहेवियर करते हैं, तो आप उनको क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, शाबाश बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा करोगे, ठीक इसी प्रकार से करते रहोगे, तो इस प्रकार को हमको क्या है कि हमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। डू नॉट मेक कंपेरिजन अमंगस्ट चिल्ड्रन, देखो इसको मैंने किया है हाईलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हम कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं करेंगे आपस में, क्यों, क्योंकि बच्चों के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रत्येक बच्चा अपने आप में स्पष्ट होता मतलब अलग होता है, यूनिक होता है, तो हम उनकी कंपेयर कभी नहीं करें, उनको कंपेरिजन उनकी कभी भी नहीं करना, ये चीज़ पेडागोजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। लाइजन कॉन्टेक्ट विद पेरेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स, रिमेडियल टीचर शुड हैव क्लोज कॉन्टेक्ट विद पेरेंट्स, अब जो टीचर्स हैं जो रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं उनको जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनसे संबंध बनाए रखने चाहिए, जिससे हमें बच्चे के बारे में पता चलता रहे। आरटी शुड एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स अबाउट करेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज ऑफ पपीज, जिससे हमें बच्चे की एबिलिटीज और उसके करेक्टर बारे में पता चलता रहे। असेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग, ये क्या है, इट हेल्प्स टू नो द लर्निंग प्रोग्रेस एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द परफॉर्मेंस, हमें बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में पता चले, इसलिए हम असेसमेंट करते हैं, यही तो हमारा कारण होता है, रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग, और हम जो है जिसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं। आरटी शुड कीप ए डिटेल्ड पर्सनल रिकॉर्ड फॉर ईच पफिल, असेसमेंट शुड बी रेगुलर और सिस्टमेटिक, जो आप असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं वो रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, जो CC होता है वो होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने रैंडम होकर कोई भी टॉपिक उठाया उस पर आप करने लगे, नहीं, सिस्टमेटिक रूप से क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ आपका सिस्टमेटिक रूप से होना चाहिए। तो ये तो 10 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, अब नोट देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे लास्ट में। स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड शुड बी प्रोवाइडेड रिमेडियल टीचिंग, but the complexity of the curriculum should be increased so that they should experience a wider variety of language and opportunities for creativity. Hence, they should enrich their knowledge. अब जो रिमेडियल टीचिंग है, ऐसा नहीं केवल आप एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज, मतलब जो
वीक स्टूडेंट उनके लिए ही नहीं होती रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग उनके लिए भी होती है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अब ये बताइए, एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 4 से 5 अगर गिफ्टेड स्टूडेंट, अगर आप उनको एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़ाएंगे तो उनकी क्या होगी, गिफ्टेडनेस बेकार हो जाएगी। ठीक है, उनका जो लेवल होगा पढ़ने का वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो इन बच्चों को वो हमको रिमेडियल टीचिंग देनी है, जो 4 से 5 जो गिफ्टेड, इनको कैसे देंगे आप, इनके लिए कठिन कठिन चीज़ें रखो, कॉम्प्लेक्स क्यूरिकुलम आप डिजाइन कीजिए। ठीक है, और चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन रखें जिससे इनको अपनी टैलेंट का ये यूज कर सकें प्रॉपर रूप से। तो ये बात ध्यान रखना कि रिमेडियल टीचिंग जो होते हैं वो सब स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करें, चाहे वो गिफ्टेड हो, टैलेंटेड हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, अंडर अचीवर्स हो। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को शेयर कर दिया करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। हम लोग इसी प्रकार से सीटेट की तैयारी करते रहेंगे और हमको हमको इस बार सीटेट को क्या करना है, क्लियर करना है 100%। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।